आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भगवान बद्री विशाल के दरबार की भी है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरे विधि विधान से चल रही है। पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी को न्योते की परंपरा है। मंगलवार को इस धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसको लेकर मंदिर को रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से दिव्य रूप से सजाया गया, जिसके लिए करीब 12 से 15 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाने को लेकर 21 नवम्बर से पंच पूजा का विधान चल रहा है। मंगलवार दोपहर 2:56 पर इस धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा के बहुचराजी माता मंदिर के रसरोटी महोत्सव की हैं, जहां सर्दी के इस मौसम में संध्या आरती के बाद माता जी को 1800 लीटर आम का रस चढ़ाया गया। महिलाओं ने सेवा यज्ञ के तहत अपने घर से यथाशक्ति रोटियां बनाकर माता जी के चरणों में अर्पित की, जिसके बाद 8000 से अधिक भक्तों के बीच आम रस और रोटी का प्रसाद बांटा गया। कड़ाके की ठंड में केसरिया आम का रस ऐसा अद्भुत दृश्य केवल और केवल बहुचराजी में ही देखने को मिलता है, जहाँ 3 सदी से भी अधिक पुरानी परंपरा के तहत इस महोत्सव का आयोजन होता है। मान्यता है कि माँ बहुचर ने असंभव को संभव बनाकर अपने भक्त की लाज रखी थी और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ये विशाल केक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में शाही शादी के ग्रैंड सेरेमनी के दौरान दूल्हा दुल्हन के इस केक का इंतजाम किया गया था, जिसे दोनों के काटने से पहले सजाया गया। महलनुमा आकार और करीब 25 फीट से ज्यादा ऊंचा केक अब तक का सबसे शाही केक माना जा रहा है, जो नेत्रा मंटेना और वामसी गणिराजू के साथ ही मेहमानों के लिए भी यादगार बन गया। इतने बड़े और भव्य केक को देख वहाँ मौजूद लोग बस इसे निहारते ही रह गए। ये उस शादी की तस्वीरें हैं जिसमें कोई तामझाम नहीं, बस सादगी के साथ दूल्हे ने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी दुल्हन के साथ शादी रचाई। केरल के कोच्चि के एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के अंदर इस कपल की इन तस्वीरों ने हर किसी को भावुक कर दिया। हालांकि हर कोई दूल्हा दुल्हन उनके परिवार वालों की कमिटमेंट और उसे निभाने की तारीफ कर रहा है। दरअसल अल्पुझा निवासी अवनी और शेरोन की शादी शुक्रवार दोपहर को होनी तय थी। सुबह करीब 3 बजे शेरोन को परिवार वाले मेकअप के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें शेरोन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, लेकिन अस्पताल से परमिशन मिलने पर तय तारीख और मुहूर्त पर ही अवनी ने शेरोन के साथ शादी रचाई। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ जयपुर का सांभर झील। बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो झील के ऊपर अटखेलियां करते और उड़ते देखे जा रहे हैं, जिससे यहाँ एक शानदार गुलाबी नजारे का दीदार हो रहा है। ये झील सर्दियों में हर साल इन प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बनती है, जिनमें फ्लेमिंगो के अलावा पेलिकन, शॉवलर, वेडर, कॉमन क्रेन, पिंटेल, बार हेडेड गीज, ग्रे लेग गीज, टफ्टेड डक और पेरिग्रीन फाल्कन शामिल होते हैं। इस बार भी ये पक्षी कड़ी ठंड से बचने के लिए रूस, साइबेरिया और मंगोलिया जैसे ठंडे क्षेत्रों से यहाँ पहुँचे हैं। और अब बात करते हैं रामलला की नगरी अयोध्या की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में अब से कुछ ही घंटों बाद विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह होने वाला है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और अभिजीत मुहूर्त में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। इस भव्य समारोह के लिए हर गली, हर घाट, हर चौक चौराहा मानो खुद प्रभु राम की आभा में स्नान कर रहा हो। पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के कण कण में उनका वास है। रामलला की नगरी में एक बार फिर बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु
प्रभुवाणी लागे, प्रभुवाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मौका फिर आया है जब अद्वितीय रंगों से श्री राम की नगरी का श्रृंगार हो रहा है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुल्मी नयनवा, कार्य कार्य कजरा रे जुल्मी नयनवा। लाल चंदन सोहेला इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहेला इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। राम मंदिर और शहर की सजावट में करीब 1000 क्विंटल देसी और विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही रंग बिरंगी लाइटें भी सजावट में चार चांद लगा रही हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त मैं राम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हूं और यहां पर किस तरीके से पूरे द्वार को सजाया गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि कल का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। एंट्री गेट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर फूलमाला से अलग अलग तरीकों के फूलों से सजाया गया है। नगर निगम ने डिवाइड पर फूलों के गमले भी रखे हैं जिससे कि यहाँ पर खूबसूरती को और बढ़ाया जा सके। ध्वजारोहण समारोह के मौके पर पूरे शहर में उत्साह का ऐसा माहौल है मानो जैसे अयोध्या में दोबारा त्रेता युग उतर आया है। चारों ओर श्री राम के नाम की गूंज है। भजन और रामचरितमानस की चौपाइयों से माहौल भक्तिमय है। भगवान के साथ उनके जो 3 भाई और हैं, श्री भरत लाल जी, लक्ष्मण लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, वे भी दूल्हा रूप में अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र और भरत जी श्यामले वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं, और श्री लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के हैं। उस छवि का दर्शन करके सखियां गाती हैं क्या, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली सुनली ना कान है, अखिया न देखली सुनली ना कान है। अरे जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ध्वजारोहण से पहले हुए रिहर्सल के बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा दूर से ही दिखाई दे रही है। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाले धर्म ध्वज का दिन अब आ ही गया है। आप ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को इस धर्म ध्वज को इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही
सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। लेकिन ठीक मेरे पीछे जिस तरीके से आपको इस वक्त भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इस पूरे मंदिर की पहचान होगी। कहते हैं कि शिखर दर्शन किसी भी मंदिर के लिए सबसे पावन माना जाता है, सबसे पावन होता है, और ऐसे में इस धर्म ध्वज को, इस भगवा ध्वज के दर्शन मात्र से ही दर्शन पूरे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे और फिर वो राम दरबार में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही मंदिर परिसर में बने सभी देवी देवताओं के मंदिरों में भी दर्शन करेंगे और देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को मंदिर की पूर्णता का संदेश देंगे। हम ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, उसकी एक प्रकार से सूचना विश्व को और जो आराधक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दी जा रही है कि अब निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद अतिथियों और श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाएगा, जिसमें कलाकंद, गोंद के लड्डू, मिक्सचर, नमकीन और मटर के खस्ते तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर में प्रसाद को लेकर अलग तरह की व्यवस्था की जा रही है। दिन रात एक कर ये महिलाएं आप देखें प्रसाद बनाने में जुटी हैं। प्रसाद में क्या है, सबसे दिलचस्प कहानी इसकी भी है। आप अगर तस्वीरों में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मटर को जो है आप देखें, यहाँ पर प्लेट में मटर को पहले पीसा गया है। मटर के खस्ते जो हैं वो आपको प्रसाद के तौर पर नाश्ते में मिलेंगे। इसके अलावा जो कलाकंद की मिठाई है वो मिलने वाली है, उसकी भी तैयारियां हैं। लेकिन तस्वीरों में आपको हम जिस तरह से दिखा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से आप लोग ये बना रही हैं प्रसाद, कितना मेहनत लग रही है, क्या कुछ किया अभी। ये बहुत खुशी है मुझे कि हम लोग को प्रसाद बनाने का मौका मिला राम मंदिर में, और बहुत ही मन लगा के हम लोग ये प्रसाद बना रहे हैं। मटर की कचौरियाँ बना रहे हैं, सभी लोग का प्रसाद बना रहे हैं। यहाँ पर आप जब आते हैं तो देखते हैं खस्ते कुछ बनकर तैयार भी हो गए हैं। ये वो मटर के खस्ते हैं जिन्हें राम मंदिर में प्रसाद के तौर पर परोसा जाना है। ये सामग्री भी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर ये मिठाई भी आप देखें, कलाकंद की मिठाई और अन्य तरीके की जो मिठाइयाँ हैं वो भी बनकर तैयार हो गई हैं। डिब्बा कैसा दिखेगा, ये प्रसाद है, ये प्रसादम का डिब्बा है। जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे, तब इस तरह की चीजें दिखेंगी। ध्वजारोहण का ये समारोह 25 नवंबर को विवाह पंचमी के मौके पर होने जा रहा है। माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा। ऐसे में प्रतीक्षा अब उस क्षण की है जब श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी और एक बार फिर अयोध्या नगरी में श्रद्धा, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी बहेगी। अयोध्या से गुंजन दीक्षित, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और पेगासस स्पाईवेयर मामला शामिल है। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। श्री दरबार साहिब अमृतसर गलियारा, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो शहर को पवित्र शहर का दर्जा मिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज बड़ा ऐलान किया। उनके मुताबिक अब यहाँ कोई भी मीट, शराब, तंबाकू आदि की दुकानें नहीं खुलेंगी। उन्होंने ये ऐलान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में की। विधानसभा का ये विशेष सत्र पहली बार चंडीगढ़ से बाहर आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया था। यहाँ सीएम भगवंत मान ने अमृतसर गलियारा, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वो कल यानी मंगलवार को कुरुक्षेत्र जाएंगे। यहाँ वो भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहाँ सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इस खास मौके पर गुरु तेग बहादुर के सम्मान में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। दार्जिलिंग नगरपालिका अगले साल यानी जनवरी 2026 से घरेलू कुत्तों के लिए लाइसेंस और सालाना टैक्स लागू करने जा रही है। नगरपालिका के मुताबिक इस पैसे का उपयोग आवारा कुत्तों और घोड़ों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। इससे पहले भी 2015 में ये व्यवस्था यहाँ लागू की गई थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर इसे लागू करने का फैसला किया गया है। दार्जिलिंग में लोग कुत्ते पालने के शौकीन है। यहाँ लगभग हर घर में महंगे और विदेशी नस्लों के डॉग्स देखे जा सकते हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब से एक अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारों के नेतृत्व में निकला ये नगर कीर्तन गुरु नगरी के विभिन्न इलाकों से होता हुआ गुरु के महल में संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व की रौनक दिल्ली में भी दिखी। यहाँ इस मौके पर लाल किले पर लाइट एंड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान लाल किला तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। और अब बात कश्मीर और अरुणाचल के रंग महोत्सव की। कश्मीर कला मंच की ओर से श्रीनगर में जश्न तिफलान का शुभारंभ पारंपरिक तौर से किया गया। इस दौरान बाल कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से कश्मीरी संस्कृति को जीवंत कर दिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रंग महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जहां देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जश्न तिफलान की ये तस्वीरें कश्मीर कला मंच की हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में बच्चों की प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। बाल कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से कश्मीरी संस्कृति को जीवंत किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इसके बाद शहर के 4 नामचीन स्कूलों के विद्यार्थियों ने नाटक पेश किया। इन बाल कलाकारों को उनके स्कूलों में ही कश्मीर कला मंच ने प्रशिक्षित किया।
कश्मीर कला मंच स्कूल जाकर लगातार बच्चों के हुनर को निखार रहा है। जिन बच्चों में कोई भी रचनात्मक काम करने का हुनर है, उनके हुनर को निखारा जा रहा है। लड़कियों की ये प्रस्तुति इसका नतीजा है। दो लड़कियां आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। थिएटर के माध्यम से इसे इतनी खूबसूरती से पेश किया गया है कि दर्शक एकटक देखते ही रह गए। मैं चाहती हूँ कि मतलब बाकी जो बच्चे हैं, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे हम कुछ सीख के ही जाएंगे तो दूसरों को भी सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ हमारी बात पे सब यकीन करेंगे और गौर करेंगे कि मतलब इसमें से हिस्सा लेंगे। वहीं एक्टिंग के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई, जिसे एक स्कूली बच्चे ने अपने अभिनय के जरिए बहुत ही खूबसूरती से पेश किया। अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ और नहीं है, बिकॉज इसमें हमारा कश्मीर रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारे फॉर एग्जांपल हमारे फेरेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आगे वाले बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि आप आओ, ज्वाइन करो थिएटर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। बच्चों और युवाओं में खेल, अभिनय और दूसरी गतिविधियों का पैशन होगा तो वो नशे से दूर रहेंगे। कश्मीर कला मंच स्कूलों से ही बच्चों में अभिनय, निर्देशन और दूसरी विधाओं का पैशन पैदा कर रहा है। इससे छात्र छात्राओं का जोश हाई है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने लगी कि हमें यहाँ पे मौका मिला कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। तो कितना अच्छा लग रहा है। आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न ज़माना है, बच्चों को थिएटर के बारे में पता नहीं है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरत है। तो इसमें किस तरह की आपने तैयारी की है? कब से आप इसमें लगे हुए हैं? हमें 2 मंथ्स लगे इसको प्रिपेयर करने में। वहीं अरुणाचल में 15 दिन का थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें जाने माने रंग निर्देशक आदिल हुसैन और कई देशों के थिएटर ग्रुप शामिल हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होने वाला एक सालाना इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है और इसे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। इस फेस्टिवल का 3रा एडिशन अभी 23 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक DK कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, जहाँ अपनी अभिनय कला से कलाकार दर्शकों का मन मोह रहे हैं। आज का हाउसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा और ये हम लोगों ने नाटक शो किया है, बहुत ही एनर्जी के साथ बच्चों ने परफॉर्म किया एंड इट वाज वेरी नाइस एंड ऑडियंस आल्सो एक्सेप्टेड वेरी नाइसली। और हमारे जितने भी VIPs आए थे, CM साहब बाकी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक रहे, बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा और मुझे भी ट्रीट किया, मुझे बेस्ट चीज़ दिया, बच्चों को बेस्ट चीज़ किया एंड आई थिंक बिगिनिंग जो है बहुत अच्छा हुआ है। अरुणाचल के डिप्टी CM ने भी शिरकत की और कहा कि इस फेस्टिवल से थिएटर आर्टिस्टों का मनोबल बढ़ेगा और इससे उनके अभिनय में निखार आएगा। यही मैं बोल रहा था कि आवर थिएटर हैज गॉन ग्लोबल। अभी ग्लोबल से भी थिएटर आ रहा है, हमारा थिएटर देख रहा है, हमारा थिएटर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा ही चुका है, हम और ले जाएंगे। इतना टैलेंट है हमारा बीच में, है कि नहीं है? बच्चे में इतना मैसेज क्या देंगे यूथ को सर, ये थिएटर के फील्ड में? देखिए आवर यूथ आर सो टैलेंटेड, उनको क्या मैसेज देना है मुझे? हाँ, उनको खाली मैं कहूँगा कि आप डेडिकेशन है कि नहीं है, आप डेडिकेट करते रहो, हाँ, अच्छा से इन द डिसिप्लिन में आप काम करो तो बहुत आगे बढ़ोगे। दुनिया भर के कलाकारों के यहाँ आने से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। अरुणाचल रंग महोत्सव नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हैं धन बाजार की ओर,
जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,901 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 109 अंक फिसला, ये गिरकर 25,959 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 700 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,25,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,55,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 46 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 20 पैसे हो गई। होंडा ने अपनी पॉपुलर बाइक CB750 हॉर्नेट के नए 2026 मॉडल को अनवील कर दिया। कंपनी ने इसे 4 नए डुअल टोन कलर्स में पेश किया है। 2026 CB750 हॉर्नेट में डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ई-क्लच सिस्टम, जिससे आप बिना क्लच के भी गियर शिफ्ट कर सकेंगे। वैसे चाहें तो राइडर्स मैनुअल क्लच भी यूज कर सकते हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली NCR में छाए वायु प्रदूषण की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली NCR के शहरों, विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में यहां तकलीफ हो रही है। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास बना हुआ है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इंफेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि दिल्ली में AQI बुधवार तक बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। दिल्ली में सोमवार सुबह AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। राजधानी में स्थित 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 14 ने गंभीर स्तर का प्रदूषण रिकॉर्ड किया। सबसे प्रदूषित क्षेत्र वजीरपुर रहा, जहां AQI 448 दर्ज किया गया, जबकि मंदिर मार्ग का AQI 333 रहा, जो राजधानी में सबसे कम होने के बावजूद बहुत खराब श्रेणी में शामिल है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के प्रावधानों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत अब कुछ ऐसे कदम जो पहले उच्च स्तरों पर लागू होते थे, उन्हें अब पहले के चरणों में ही लागू किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम जो पहले ग्राफ 4 के तहत लागू होता था, अब उसे ग्राफ 3 में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह से दफ्तरों के समय में बदलाव, जो पहले ग्राफ 3 का हिस्सा था, अब ग्राफ 2 में लाया गया है। वहीं लगातार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, दिशा निर्देश जारी करना और ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने जैसे कदम जो पहले ग्राफ 2 में थे, अब ग्राफ 1 का हिस्सा बन गए हैं। फिलहाल दिल्ली में ग्राफ 3 लागू है। इस लेवल के तहत गैर जरूरी निर्माण और डेमोलिशन के कामों पर रोक है। ग्राफ 3 के तहत पुराने वाहनों, खास करके BS4 से नीचे के मानकों वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि सुबह जल्दी और देर शाम बाहर निकलने से बचे। स्कूलों को खेलकूद और दूसरी आउटडोर एक्टिविटी फिलहाल ना करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हो रही दिक्कतों को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आई थिंक हमारे तरफ से तो जितना इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि ऐसे मतलब फॉरेस्ट फायर या फिर लाइक बर्निंग वगैरह कम करनी चाहिए। एंड जितना मतलब इतना सारा जो व्हीकल्स चल रहे हैं, प्रॉब्ली द आइडिया ऑफ कार पूलिंग इज मच बेटर। या फिर लाइक मेट्रो पकड़ लो, छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे इतना कार या बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगेन थोड़ा अपने आप से भी एनवायरनमेंट साफ रखो, ज़्यादा चीज़ें जलाओ मत, ये मत करो। इज ऑल दैट लाइक वी कैन डू एट द इंडिविजुअल लेवल एटलीस्ट। पहली चीज़ तो मास्क पहनिए। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि पॉल्यूशन जो कम हो सके। खासतौर पर जैसे हमें एक चीज़ पता चलती है कि हरियाणा और पंजाब साइड से जो फसल कटती है, उसके बाद में जो पराली बचती है वो जलाई जा रही है। और गवर्नमेंट में उसने काफ़ी रोकथाम भी लगाई, लेकिन फिर भी किसान नहीं मानते। तो किसानों से भी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि पराली जलाएं नहीं। जो बायो गैस वगैरह के लिए जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करे और गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को खरीदे ताकि किसान परालियों को जलाए नहीं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे सरकार तो अपनी जिम्मेदारी ले गई जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे, लेकिन एक कम्युनिटी में भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। जैसे मैंने अपनी सोसाइटी में और आसपास के कई इलाकों में देखा है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो आग जलाते हैं, जिसमें वो लकड़ियाँ और प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं, जिससे
कुछ हद तक ही, बट काफ़ी AQI बढ़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि इससे पोल्यूशन में कितना इजाफा होता है, तो उनको हम ये बता सकते हैं और सोसाइटी ये स्टेप्स ले सकती है कि शायद उनको हीटर दे दे। इस तरह से जो छोटे मोटे कदम है वो हम अपने एंड से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई थिंक ये सबके लिए। मोटोरोला का मोटो G57 पावर स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले डिजिटल गली। मलेशियाई सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग करने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मलेशिया के संचार मंत्री फहमी फाजिल के मुताबिक कैबिनेट ने इन नए डिजिटल सुरक्षा उपायों को हरी झंडी दे दी है। सरकार का मकसद बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और यौन शोषण जैसे ऑनलाइन खतरों से बचाना है। मोटोरोला ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर लॉन्च कर दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन है जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरे के साथ AI कैमरा भी दिया गया है। वहीं इसमें 7000 mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है। कंपनी ने मोटो G57 पावर को 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में बाजार में उतारा है। इसकी कीमत करीब 15,000 रुपए है, लेकिन लॉन्च ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ इसे 13,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसकी बिक्री 3 दिसंबर से शुरू होगी। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज प्रगति मार्ग में बात भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत की। मुंबई में पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज INS माहे आज नौसेना में शामिल हो गया। ये तटीय सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। INS माहे छोटे भले हैं, लेकिन बेहद खतरनाक जहाज हैं जो कि दुश्मन पनडुब्बियों को सोनार से पकड़ेगा और टॉर्पीडो से मार गिराएगा। भारतीय नौसेना का ये वो जहाज है जिसमें दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर मार डालने की शक्ति है। तटीय और उथले जल क्षेत्रों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जो इतना तेज और फुर्तीला है कि दुश्मन के हर दांव को बेकार करने का दमखम रखता है। हर दिन भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ रही है। उसके पराक्रम को निखारने के लिए ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया योद्धा शामिल हो चुका है। नाम है INS माहे। माहे पूरी तरह भारत में बनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का पहला जहाज है। इसमें 80% से ज्यादा तकनीक और उपकरण देश में ही बने हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में देश की मजबूती को दिखाती है। माहे को आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि किसी भी सिचुएशन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। कोचिन शिपयार्ड में बने इस स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को मुंबई में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। The commissioning will significantly augment the Indian Navy's ability to ensure near seas dominance, strengthen the coastal security grid, and safeguard our maritime interests across the vast expanse of our littorals. The commissioning of INS Mahe reaffirms the Navy's steadfast transformation into builder's Navy, one that designs, constructs, and sustains its own combat platforms. Today, over 75% platforms of the Navy's capital acquisition are sourced indigenously. From warships and submarines to high sonar and weapon systems, Indian shipyards, public and private, stand as a living proof of our nation's industrial and technological dominance. ये देश में बना पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे न सिर्फ आक्रमण में महारत हासिल है, बल्कि वह दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह भी तैयार कर सकता है। क्या खासियत है अगर आपके शब्दों में जानना चाहें तो? ये जहाज जो बनी है वो AHW शैलो वाटरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए बनी है। जितने भी सबमरीन और जो दुश्मन के सबमरीन हमारे आसपास आती थी, अब इस जहाज के कारण हमारे पास नहीं आ सकती है। अरे वाह, क्या बात है सर। ये जो मशीनें में देख रहा हूँ वहाँ पर जहाँ से फायरिंग वगैरह होनी है, शब्द हमारे पास नहीं है। अपने शब्दों में क्या उसे कहेंगे और किस तरीके से खात्मा होगा दुश्मनों का? वो टॉर्पीडोस हैं, अगर हम सबमरीन डिटेक्ट करते हैं उसके बाद उसको अटैक करने के लिए हम लोग उसको फायर करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, और ये मुझे लगता है माहे के लिस्ट में ये पहली जहाज है, ऐसे भी और भी तमाम आनी है? जी, ये पहली जहाज है माहे क्लास की, एंड इसके बाद और 7 जहाज आने वाली हैं।
ये जहाज आकार में भले ही छोटा है, पर इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। समुद्र में तेज गति, सटीक निशाना और लंबी दूरी तक जाकर दुश्मनों को ढेर करने की क्षमता की वजह से इसकी गिनती एडवांस एंटी सबमरीन जहाजों में हो रही है। नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से समुद्री सीमा की रक्षा और आसान होगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे में पनडुब्बियों से निपटने वाले टॉर्पीडो और मल्टी फंक्शनल रॉकेट लगे हैं। इसमें ऐसे राडार और सोनार सिस्टम भी हैं जो पानी के नीचे छिपे खतरों को तुरंत पकड़ लेते हैं और उसके ठिकाने की सटीक जानकारी देते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे समंदर के नीचे निगरानी करने, जरूरत पड़ने पर नौसेना के लिए माइंस बिछाने और तटीय इलाकों में छोटे पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में भी सक्षम है। देश को 16 माहे जो है वो मिलने वाले हैं। सबके अलग अलग नाम होंगे। जिस राज्य के तट की सुरक्षा वो जहाज करेगी, उस राज्य से ही संबंधित उसका नाम रखा जाएगा। फिलहाल इनका नाम माहे रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी 8 पनडुब्बी कोची में बनाई जा रही है और 8 जो है कोलकाता में है। फिलहाल 2 भारत को मिल चुका है, जिसमें से INS माहे नाम के इस जहाज का फिलहाल यहाँ पर उद्घाटन आज कर दिया गया है। भारत का तटीय इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। इन जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों की गतिविधि का खतरा हमेशा रहता है और INS माहे इसी चुनौती का जवाब है, जो तटीय सुरक्षा के फॉरवर्ड शील्ड के रूप में काम करेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला कबड्डी में भी वर्ल्ड चैंपियन बना भारत। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर। खेल जगत से भारत के लिए गुड न्यूज का सिलसिला जारी है। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अब बांग्लादेश से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ढाका में खेले गए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 25-28 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। खास बात यह है कि भारत ने वर्ल्ड कप के दोनों सीजन 2012 और 2025 में अपने सभी मैच जीते। 2012 में भारत पहली बार ईरान को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 70 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड जीतकर लौटी अरुंधति चौधरी का अपने शहर राजस्थान के कोटा पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से ही किसी विजय जुलूस जैसा नजारा दिख रहा था। ट्रेन रुकते ही ढोल नगाड़ों की थाप और फूल मालाओं से अरुंधति को लाद दिया गया। अपने पिता सुरेश चौधरी से मिलकर वो बेहद भावुक उठी। खुली जीप में सवार होकर जब अरुंधति को ले जाया जा रहा था तो पूरा शहर नाज करता नजर आया। अपने स्वागत के दौरान वो अपनी मेडल भी दिखाती रही और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करती रही। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में 42वीं NTPC सब जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का रविवार को शानदार तरीके से आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 46 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 1500 तीरंदाज और 10 ज्वाइंट आर्चरी टीमें चैंपियनशिप के दौरान टॉप ऑनर के लिए मुकाबला करेंगी। इस इवेंट में लड़कों और लड़कियों के लिए रिकर्व, कंपाउंड और इंडियन राउंड होंगे। 1 हफ्ते तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का मकसद देश के उभरते तीरंदाजों की प्रतिभा को दिखाना है, साथ ही युवा एथलीटों में अनुशासन, सटीकता और खेल में बेहतरीन होने के मूल्यों को मजबूत करना है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका की लीड 314 रनों की हो गई है। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 201 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका को 288 रनों की लीड मिली थी। चलिए, इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।